Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। ई लेक्चर की सीरीज में LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विषय पर विधि द्वितीय वर्ष संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 विषय पर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग ई लेक्चर की इस सीरीज में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विवैलेंस सेक्शन 27 त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत धारा 27 पर चर्चा करेंगे। त्वरित जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि तुरंत कोई चीज प्राप्त होना, तुरंत कोई चीज हमें प्राप्त होना। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत हम इसे पढ़ रहे हैं, अर्थात कोई भी संपत्ति किसी अंतरण विलेख द्वारा जब तुरंत अंतरिति को प्राप्त हो जाती है तो इसे त्वरित प्राप्ति कहते हैं। अर्थात हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी अंतरण विलेख द्वारा कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए किसी शर्त पर अंतरित की जाती है तो उसे वह संपत्ति मिलेगी, अन्यथा उस संपत्ति में वही हित किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाएगा। अगर प्रथम व्यक्ति उस शर्त को पूरा नहीं कर पाता है तो द्वितीय व्यक्ति को वह संपत्ति तुरंत अतिशीघ्र मिल जाती है। इसे ही त्वरित प्राप्ति डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विवैलेंस का सिद्धांत कहा गया है। इसे हम फिर से एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए बी को लाइफ टाइम के लिए कोई संपत्ति इस शर्त पर देता है कि वह किसी परीक्षा में, अर्थात फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वह लॉ की ही परीक्षा में, विधि की परीक्षा में इस वर्ष 2020 में उत्तीर्ण होगा, अन्यथा यह हित दूसरे व्यक्ति बी को मिल जाएगा। अर्थात सेम समव्यवहार के दौरान सेम ट्रांजैक्शन डीड है, अंतरण विलेख एक है, उसी में पहले बी को वह संपत्ति में हित दिया गया, शर्त लगा दी गई कि वह इस परीक्षा में 2020 में उत्तीर्ण होगा, अन्यथा वही हित दूसरे व्यक्ति सी को प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए ए व्यक्ति इस शर्त को पूर्ण करने में असफल हो आता है तो तुरंत वह संपत्ति दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगी, उसे इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मामलों को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विवैलेंस त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विवैलेंस, त्वरित प्राप्ति के सिद्धांत के आवश्यक तत्व। फर्स्ट, ulterior transfer. On a transfer of property, an interest therein is created in favor of one person, and by the same transaction, an ulterior disposition of the same interest is made in favor of another. अर्थात त्वरित प्राप्ति के सिद्धांत के लिए प्रथम आवश्यक तत्व है परतर अंतरण, अल्टीरियर ट्रांसफर। अल्टीरियर ट्रांसफर हम किस चीज को कहेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। परतर अंतरण अर्थात
जब अंतरण एक के बाद एक या उसी हित को उसी अंतरणकर्ता से दूसरे अंतरिति को दिया जाए और दोनों अंतरण एक ही समय एक ही दस्तावेज द्वारा एक साथ किए जाए तो जो बाद वाला अंतरण है उसे परतर अंतरण कहा जाता है, अल्टीरियर ट्रांसफर कहा जाएगा। अब बात आती है परतर अंतरण के लिए त्वरित प्राप्ति के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है, अर्थात त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत तभी लागू होगा जब किसी संपत्ति का अंतरण पहले किसी अन्य को किया जाए और फिर इसी अंतरण द्वारा इसी संव्यवहार द्वारा किसी दूसरे को अंतरण किया जाए। सेम इंटरेस्ट इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर, अर्थात इसी संव्यवहार द्वारा दूसरे व्यक्ति को सेम इंटरेस्ट वही हित अन्य व्यक्ति को दिया गया है। सेकंड, अल्टीरियर ट्रांसफर ऑन सेम मैनर ट्रांजैक्शन। परतर अंतरण उसी संव्यवहार में होना चाहिए। पिछले लेक्चर में अल्टीरियर ट्रांसफर को हमने समझा कि अल्टीरियर ट्रांसफर जो है वो उसी ट्रांजैक्शन के पार्ट होंगे या सेम मैनर में किए जाएंगे, उसी संव्यवहार के दौरान किए जाएंगे। अगर मान लीजिए, इसे हम एग्जाम्पल द्वारा उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर दो व्यक्तियों को अंतरण किया जाना है तो अलग अलग अगर कर दिया जाएगा तो सेक्शन 27 की कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी, सामान्य अंतरण हो जाएगा ये, जो किसी और सेक्शन के अंतर्गत आएगा, अर्थात पृथक पृथक अंतरण कहलाएगा। जब दोनों अंतरण एक के बाद एक अन्य व्यक्ति को किए गए हों और दोनों अंतरण उसी संव्यवहार द्वारा किए गए हों कि दूसरा अंतरण उस हित के या उस शर्त के पूर्ण नहीं होने पर तुरंत दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है, तो इसे कहेंगे कि दोनों अल्टीरियर ट्रांसफर ऑन सेम मैनर ट्रांजैक्शन, परतर अंतरण उसी संव्यवहार में लागू है और सेक्शन 27 या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विवैलेंस लागू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, प्रायर ट्रांसफर इज वैलिड, अर्थात पूर्व अंतरण वैध होना चाहिए। सेक्शन 27 में हमने देखा कि यदि पूर्व हित शून्य होगा तो पश्चातवर्ती अंतरण भी शून्य हो जाएगा। त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत तभी लागू होगा जबकि पूर्व हित सही होगा, वैध होगा। पूर्व हित वैध कब होगा? यदि मान लीजिए कि कोई भी अंतरण, सेक्शन 25 में हमने इसे देखा था कि पूर्ववर्ती शर्तें ना विधि विरुद्ध होंगी, न लौकिकी के विरुद्ध होंगी और ना ही शर्त का प्रभाव कानून के किसी उपबंध को विफल करने के लिए होगा, ना शर्त की प्रकृति कपटपूर्ण होगी, ना ही पूर्ववर्ती शर्त द्वारा किसी के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाएगी। शर्त इमोरल नहीं होंगी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होंगी, लॉ के अगेंस्ट नहीं होंगी, अर्थात ये सब नहीं होगा तो शर्तें जो हैं वो वैध होंगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अक्रेरेंस के लिए यह आवश्यक है कि पूर्ववर्ती शर्त जो है वैध होनी आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट, प्रायर डिस्पोजिशन शैल फेल, अर्थात पूर्व हित विफल होना चाहिए। त्वरित प्राप्ति मुख्य रूप से इस पर बेस है, क्योंकि तुरंत हित जब भी प्राप्त होगा सेम हित, जबकि पूर्व हित लागू नहीं हो पाएगा, अर्थात फेल हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। अगर पूर्व हित पूरी अवधि तक उपभोग नहीं किया जाए या अंतरण विफल हो जाए, पूर्व हित विफल हो जाए, तो तुरंत ही त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत लागू हो जाता है। अल्टीरियर ट्रांसफर, फिफ्थ पॉइंट,
ulterior transfer shall take effect upon the failure of the prior disposition। क्योंकि परतर अंतरण प्रायर डिस्पोजिशन पूर्व हित की निसफलता पर प्रभावी होता है। अर्थात जब पूर्व हित विफल होगा तभी परतर अंतरण संभव हो पाएगा, वरना तो जिसे पूर्व हित दिया गया है या अंतरिति द्वारा जिसको अंतरण किया गया है वही व्यक्ति उस संपत्ति या उस हित का उपभोग करता है। 6 पॉइंट इफेक्ट ऑफ सेक्शन 13 एंड 14 ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेरेंस। संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 13 एंड 14। सेक्शन 13 में हमने ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन एंड सेक्शन 14 में हमने रूल अगेंस्ट परपेचुनिटी। धारा 13 में आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण और धारा 14 में हमने शाश्वतता के विरुद्ध नियम को पढ़ा था। इनका प्रभाव डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेरेंस पे किस प्रकार पड़ता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेरेंस में त्वरित प्राप्ति तभी होगी यदि पूर्व हित सृजन वैध होगा। अगर धारा 13 और 14 जो है सेक्शन 13 एंड 14 शून्य होंगे तो त्वरित प्राप्ति नहीं हो पाएगी। त्वरित प्राप्ति के सिद्धांत पे एक केस है ओखई मणिदासी बनाम नीलमणि 1888 15 कलकत्ता 282। इस वाद में वसीयतकर्ता ने कुछ निर्देश दिए थे कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के अगर पुत्र उत्पन्न होगा तो उसकी सारी संपत्ति उसी पुत्र को मिलेगी, और अगर पुत्री होगी तो पुत्री को सिर्फ और सिर्फ संपत्ति में मेंटेनेंस का राइट होगा, भरण पोषण का अधिकार दिया जाएगा। यदि पुत्री की डेथ मेजर होने से पूर्व हो जाएगी तो सारी संपत्ति वसीयतकर्ता के भाई को मिल जाएगी। फीमेल ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब यहां पे तुरंत और तुरंत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेरेंस लागू हो जाएगा, क्योंकि फीमेल ने पुत्री को जन्म दिया। यद्यपि भाई के पक्ष में किया गया दान पुत्री के मेजर होने के पूर्व डेथ होने पर संभव था, लेकिन उसका लिमिटेड हित उसमें था कि सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस उसे मिलेगा। इसलिए अंतरणकर्ता के भाई को तुरंत त्वरित प्राप्ति के सिद्धांत द्वारा हित मिल गया, हित उसमें निहित हो गया। एक और बात, अयोध्या वर्सेज रुक्मणी 11 इंडियन अपील्स फर्स्ट। इस वाद में एक वसीयत की गई जिसमें ए व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी फोर्थ वाइफ को ट्रांसफर कर दी। फिर वही संपत्ति उसी ट्रांजैक्शन द्वारा उसी की बच्चों को जनरेशन टू जनरेशन कर दी गई। न्यायालय में यह विवाद उठा कि फोर्थ वाइफ को किया गया अंतरण अवैध है।
यहाँ पे न्यायालय के समक्ष विवाद आया कि 4th वाइफ को किया गया अंतरण वैध नहीं। उस व्यक्ति की डेथ होते ही सारे उत्तराधिकारियों को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वाइफ द्वारा यह तर्क दिया गया कि उसके बच्चे उसके उत्तराधिकारी होंगे जो संपत्ति में हित लेंगे। त्वरित प्राप्ति के सिद्धांत द्वारा या त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत लागू करते हुए उसकी संतानों को उसके उत्तराधिकारी मानते हुए उन्हें सारी संपत्ति या वो सब उसकी वसीयत में संपत्ति ले लेंगे। यहाँ पर प्रिवी काउंसिल द्वारा त्वरित प्राप्ति के सिद्धांत को लागू किया गया और सारी संपत्ति उसके संतानों को वारिस के रूप में दे दी गई। अर्थात हमने ये देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लीरेंस द्वारा तुरंत और तुरंत जहां पे जिसको पूर्व हित दिया गया है वह अगर विफल हो जाता है तो तुरंत दूसरे व्यक्ति को उसी समयवार द्वारा किया गया अंतरण लागू हो जाता है। एक्सेप्शंस। त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत कुछ मामलों में लागू नहीं होता। Where the intention of the parties to the transaction is that the ulterior disposition shall take effect only in the event of the prior disposition failing in a particular manner, the ulterior disposition shall not effect unless the prior disposition fails in that manner। अर्थात त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत उन मामलों में जहां पक्षकारों का आशय यह हो कि पूर्विक व्ययन के किसी विशेष प्रकार से निसफल हो जाने की दशा में ही लागू होगा, वहां जब तक कि पूर्विक व्ययन इस प्रकार निसफल नहीं होगा तो परतर व्ययन लागू नहीं होगा। अर्थात हमें इस प्रकार समझ सकते हैं इसे कि जहां पर यह कह दिया गया कि त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत केवल और केवल उन मामलों में लागू होगा जहां पक्षों का आशय स्पष्ट हो कि पश्चातवर्ती अंतरण पूर्व अंतरण के एक स्पेशल मोड या विशेष तरीके से विफल होने पर ही परिवर्तनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो ऐसे मामलों में वो विशेष ढंग प्रमुख होता है और हित का परिवर्तन उस पर डिपेंड रहता है, उस पर आधारित रहता है। अगर उस तरीके से उस हित का विफल या निसफल नहीं होगा वह, तो फिर हित का परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार आज हमने त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लीरेंस को समझा कि पूर्व हित की निसफलता पर अगर हित का विफल होना या किसी विशेष ढंग से विफल होना लिखा गया है तो त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत लागू नहीं होगा, वरना तुरंत और तुरंत किसी अंतरण विलेख द्वारा कोई संपत्ति किसी शर्त के साथ दी गई है तो तुरंत और तुरंत उस ढंग के या उस अंतरणकर्ता के विफल होने पर तुरंत दूसरे व्यक्ति को वह संपत्ति मिल जाती है। इसे ही त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत कहा गया है। अर्थात त्वरित प्राप्ति में दूसरे अंतरण को या जिसे एक के बाद दूसरे को संपत्ति मिलती है उसे संपत्ति के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। प्रतीक्षा नहीं होने के कारण ही इसे त्वरित प्राप्ति डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लीरेंस कहा गया है। थैंक यू।